श्रेया घर की छोटी बहू है। अभी 6 महीने पहले ही उसकी शादी हुई है। वह पढ़ी लिखी है। उसका पति अच्छा बिजनेसमैन है। घर में सास, ससुर, जेठ जेठानी और उनके 2 बच्चे हैं। घर में सब अच्छे हैं। उसकी जेठानी भी बहुत अच्छी हैं। अगर सबसे बुरी कोई है तो वह है श्रेया, क्योंकि उसे किसी की गलत बातें बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा नहीं है कि ससुराल में आकर वह ऐसी हो गई। बचपन से ही सीधे मुंह पर कहती थी, जिससे उसे ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते थे। उसकी माँ ने उसे इतना सिखाया कि तुम जो बोलती हो वह सही होता है, बस बोलने का तरीका गलत है। उसने कई बार कोशिश भी की, पर उससे नहीं हुआ। कभी कुछ भी गलत देखकर या सुनकर उसे खरी खरी बोलने की आदत है, इसलिए उसे ससुराल वाले बिल्कुल पसंद नहीं करते। और 6 महीने में ही वह एक अच्छी बहू बनने के बजाय बुरी बहू बन गई। वहीं उसकी जेठानी जल्दी किसी की बात का जवाब नहीं देती, चुपचाप अपने काम में लगी रहती है। तो वह सबकी प्यारी बहू है। वह सच में बहुत अच्छी है। उसके जैसी वह चाह कर भी नहीं हो सकती। एक दिन सबके नाश्ता करने के बाद जब वह अपना नाश्ता लेकर बैठी, तब तक पराठा ठंडा हो चुका था, जो खाने में अच्छा तो नहीं लग रहा था। फिर भी वह चुपचाप खाने लगी, क्योंकि उसके ससुराल में यही नियम है, पहले घर के सभी खा लें फिर बहुएं खाएं। और ससुराल क्या, उसने अपने मायके में भी यही चीज़ देखा है। जब तक दादी थी तब तक क्या मजाल कि माँ कभी दादी या पापा से पहले खा लें। वह तो उन दोनों से पहले चाय भी नहीं पीती थी। मन में यही सब सोचते हुए वह पराठा खा रही थी कि तभी सासू माँ ने ताना मारते हुए कहा, अरे सबने कब का अपना नाश्ता खत्म कर लिया और तुम घंटे से लेकर बैठी हो। तुमसे खाने को नहीं हो रहा है? मुंह में दांत नहीं है? घर के सब काम पड़े हैं और इनको खाने से फुर्सत नहीं। उसे यह सब सुनकर काफ़ी बुरा लगा, परंतु वह सामान्य होते हुए बोली, क्या मम्मी जी, आप खाते समय भी सुना देती हैं? कम से कम खाते समय तो ताना मत मारा करो। सबके खाने के बाद खाने बैठी हूँ। उसकी बात सुनते ही सासू माँ ने घूरते हुए कहा, तुम्हारी जुबान सबसे ज़्यादा चलती है, बाकी कुछ नहीं। बोल कर जाने लगी। फिर पलटते हुए बोली, सुनो, अभय सोकर उठा या नहीं? श्रेया ने कहा, नहीं मम्मी जी, अभी तो नहीं उठे हैं। अरे तो उठाओ ना, आज उसके पापा ने कहा था जल्दी दुकान पर आने के लिए। ये लड़का भी ना जब से ब्याह हुआ है एक नंबर का आलसी और कमज़ोर हो गया है। अगर इसी तरह चलता रहा तो घर और बिजनेस का कल्याण, सासू माँ ने कहा। श्रेया एक बार फिर बोलने को हुई, तभी उसके जेठानी ने इशारे से चुप रहने के लिए कहा, इसलिए वह चुप हो गई। पर सासू माँ चुप नहीं हुई। जब से घर में ये लड़की आई है तब से घर की बरकत बंद हो गई। इसके कदम तो बिल्कुल भी शुभ नहीं हैं। धीरे से भिनभिनाते हुए कमरे से बाहर निकल गईं। यह सब सुनकर वह अवाक रह गई। तभी जेठानी ने कहा, शांत रहो, ससुराल में इस तरह के ताने सुनने ही पड़ते हैं। तुम अभी नई नई हो, इसलिए ज़्यादा कुछ पता नहीं है। धीरे धीरे पता लग जाएगा। तुम इन बातों को ज़्यादा दिल पर मत लेना। जितना सोचोगी उतना दुखी रहोगी। एक दिन उसकी जेठानी ने आकर पूछा, आज लंच में क्या बनाओगी? उसने कहा, छोले पूरी। अरे उसे क्यों पूछ रही हो? और वह मुझे पसंद नहीं, तो आलू गोभी की सब्जी और रोटी यही बनाओ। पीछे से सासू माँ ने कहा, ठीक है, मैं तैयारी कर देती हूँ, तुम बना देना। ठीक है दीदी। वह खाना बना रही थी, तभी उसके भाई का फ़ोन आया कि वह और पापा उसके घर के पास ही किसी काम से आए हैं, तो वे मिलने आ रहे हैं।
श्रेया ने खुश होते हुए कहा, हाँ तो आ जाओ भैया, और लंच इधर ही करना, बना रही हूँ। भैया ने कहा, ठीक है। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। शादी के बाद पहली बार पापा घर आ रहे थे। वह बहुत ज़्यादा उत्साहित हो रही थी। पापा और भैया के आने की बात उसने सास और जेठानी को भी बताई तो जेठानी खुश हुई, पर सास का मुंह लटक गया। शायद वह नहीं चाहती थी कि उसके मायके वाले आएं, पर उसने कुछ नहीं कहा और जाकर चुपचाप रसोई बनाने लगी। कुछ देर में सारा खाना बना लिया। वह अपने पापा की पसंद की पनीर की सब्जी और दही बड़ा भी बनाई। तब तक उसके पति भी उठकर चाय मांगने लगे तो श्रेया ने कहा, आप इतना देर तक सोते हो और मम्मी मुझ पर नाराज होती हैं। जल्दी से दुकान चले जाओ, पापा जल्दी आने को बोलकर गए हैं। उन्होंने श्रेया की बात सुनकर अनमने ढंग से कहा, हाँ पता है, चला जाऊंगा। वह तो रोज ही जल्दी आने के लिए कहते हैं, पर लोगों की अपनी लाइफ भी तो है। इधर रसोई में इतनी सारी चीजें देखकर जेठानी ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, इतना सब कुछ बिना पूछे ही बना लिया, कहीं मम्मी जी नाराज ना हो जाए। कैसी बातें कर रही हो दीदी, भला वह क्यों नाराज होंगी? मेरे पापा पहली बार आ रहे हैं, उनकी पसंद का खाना तो बनता है, नहीं तो वह बोलेंगे, क्या बेटी तुम ससुराल जाकर पापा की पसंद नापसंद भूल गई? श्रेया ने कहा, हाँ तुम सही कह रही हो, पर मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि मम्मी कहीं नाराज ना हो जाए। वह क्या है ना, इतने सालों में मैंने कभी मम्मी से बिना पूछे खाना नहीं बनाया और मेहमान के आने पर तो बिल्कुल भी नहीं। जेठानी बोली, अरे ठीक है ना दीदी, नाराज होंगी तो थोड़ा सुन लूँगी। वैसे भी मम्मी जी मुझसे ज़्यादातर नाराज ही रहती हैं। बोलकर वह हंसने लगी और साथ में जेठानी भी। वे दोनों बातें कर ही रही थीं कि तभी सासू माँ रसोई में आईं, यह देखने कि पापा के लिए उसने क्या बनाया है। श्रेया ने जो कुछ बनाया था सारी चीज़ों के नाम बता दिए। सुनते ही सासू माँ ने कहा, कभी ससुराल वालों के लिए इतना सब कुछ बनाती हो क्या? मम्मी जी लास्ट संडे को ही तो बनाया था इतना सब कुछ, रोज रोज थोड़ी ना बनता है। रही बात पापा की, तो पहली बार आ रहे हैं, इसलिए कुछ तो स्पेशल होना चाहिए। उसकी बातें सुनकर सासू माँ खिसियानी सी मुस्कान लेकर चली गईं। तय समय से पापा और भैया दोनों आ गए। तब तक सास ने ससुर को भी बता दिया कि समधी जी आ रहे हैं, तो वह भी घर आ गए। एक दूसरे के हाल चाल पूछने के बाद सबने एक साथ लंच किया। अब बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। तब श्रेया और जेठानी भी उठकर खाना खाने आ गईं। तभी श्रेया के पापा ने पूछा, समधी जी मेरी बेटी अच्छे से तो रहती है? उसके व्यवहार से खुश तो हैं ना आप लोग? आप सबकी सेवा करती है कि नहीं? कोई शिकायत तो नहीं? पापा जी की बातें सुनकर श्रेया ने जेठानी से कहा, देखना दीदी, पापा जी का तो पता नहीं, लेकिन मम्मी जी जरूर कहेंगी। बाकी सब तो ठीक है, बस आपकी बेटी की जुबान जरा तेज है। लेकिन यह क्या? पापा की बात पूरी होने से पहले ही ससुर जी जरा अकड़ते हुए बोले, यह सब बाद में, पहले यह बताइए कि कैसे आना हुआ? जी यहीं पास में कुछ काम था, तो हम दोनों बाप बेटे आए थे, तो सोचा बिटिया से और आप लोगों से मिलते चलूं। वैसे भी श्रेया की शादी के बाद आया नहीं, तो उसने मुझसे बहुत शिकायत की कि पापा आप आते क्यों नहीं हैं? ससुर जी बोले, तो हमें खबर क्यों नहीं किया आप आ रहे हैं? नहीं जी, मैंने दामाद जी को फ़ोन किया था और बिटिया को भी पता था हम दोनों के आने की बात। क्या उसने आपको बताया नहीं? पापा जी ने कहा।
ससुर जी जरा सख्त होते हुए बोले, पहले आप बताइए कि ये घर किसका है, मेरा या आपकी बेटी दामाद का। पापा जी बोले, आप कैसी बातें कर रहे हैं, बेशक घर आपका है, तो फिर मुझे बता कर आना चाहिए या बेटी या दामाद को, तभी तो मैं सोचूं कि आपकी बेटी आखिर ऐसी क्यों है। अरे जब बाप ही ऐसा है तो बेटी ऐसी ही होगी ना। समधी जी, क्या हो गया है और आप यह कैसी बातें कर रहे हैं, कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हैं। ठीक है, आपको अच्छा नहीं लगा तो अगली बार मैं आपसे बता कर आऊँगा, पर इस तरह बात मत कीजिए। वैसे क्या किया श्रेया ने? क्या क्या बताऊं? कोई एक बात हो तो ना। कोई संस्कार ही नहीं दिया आपने, संस्कारहीन है आपकी बेटी। दोनों की बातें सुनकर श्रेया थाली छोड़कर उठ खड़ी हुई और बाहर आने लगी। तभी जेठानी ने हाथ पकड़कर रोक लिया और कहा, तुम बाहर मत जाओ। वह बाहर तो नहीं गई, पर खाना बीच में ही छोड़कर कमरे में आ गई, जहां से उन दोनों की बातें साफ सुनाई दे रही थीं। ससुर जी अब भी बोल रहे थे। उनकी बातें सुनकर पापा भाई दोनों गंभीर हो गए। कुछ पल के लिए शांत रहे, फिर बोले, क्या हुआ, क्या किया मेरी बेटी ने, आप क्यों इतना नाराज हैं? अरे क्या क्या बताऊं, कोई एक बात हो तब ना। सबसे पहले तो आपकी बेटी किसी से लाज लिहाज नहीं करती, सबसे छोटी है, लेकिन घर में बड़ों से इस तरह बात करती है जैसे वह सबसे बड़ी हो, पति का नाम लेकर बुलाती है। समधी जी, आजकल तो सभी अपने पति का नाम लेकर ही बुलाते हैं, यह तो कोई नाराज होने वाली बात नहीं है। पापा जी की बात सुनकर ससुर जी ने तुरंत कहा, तो इसका मतलब आपकी पत्नी भी आपका नाम लेकर बुलाती है। देखिए, यह चलन आपके घर में होगा, मेरे घर में नहीं। आपकी बेटी अपनी सास की एक भी बात नहीं सुनती, हर बात पर सवाल जवाब करती है। भला यह क्या तरीका है बहू का? हर वक्त अपने मन का करना चाहती है। अगर मेरी पत्नी बर्दाश्त नहीं करती तो यह घर कब का टूट गया होता। ससुर जी की शिकायत सुनकर श्रेया को शौक पर शौक लग रहा था। आज तक वह यही सोचती आ रही थी कि सिर्फ सास ही खड़ूस है और सख्त मिजाज की है, पर यहाँ तो ससुर जी सास से भी 2 कदम आगे निकले। उसे उनकी कड़वी बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थीं। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह झटके से कमरे से बाहर निकली सफाई देने के लिए, लेकिन तुरंत उसकी जेठानी ने एक बार फिर उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और कमरे में खींचकर बिठा लिया। क्या बेवकूफ़ी है, तुम इस तरह बार बार बाहर जाने की कोशिश कर रही हो। 2 लोगों के बीच में भला तुम क्या बात करोगी? जेठानी की बात सुनकर उसने कहा, देखो दीदी, मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनूंगी। मैं बुरी हूँ तो थोड़ी और बुरी बनने दो, लेकिन यह सब सहन करना मेरे बस के बाहर है, जानती हूँ। पर अभी तुम चुप रहो। वह दोनों बातें कर रहे हैं ना, तो तुम बीच में मत बोलो। पर वह फिर भी जाने लगी तो जेठानी बोली, ठीक है, जाकर बोलो और खूब इंसल्ट करवा लो अपने पापा और भाई की। जेठानी ने गुस्से से उसका हाथ झटकते हुए कहा, तो वह वापस कमरे में आकर बैठ गई और खूब रोने लगी। उसको रोते देख जेठानी भी रोने लगी। उनकी बातें अभी भी जारी थीं। अब की बार सास बोल रही थी, अरे मेरी बड़ी बहू इतनी सुशील और संस्कारी है कि क्या बताऊं। क्या वह पढ़ी लिखी नहीं है? वह तो बड़े खानदान की है और कंपनी के मालिक की बेटी है। जितनी उसके पापा की कमाई है उतनी आपकी कमाई भी नहीं, लेकिन फिर भी घमंड दूर दूर तक नहीं है। और एक आपकी बेटी, अरे जिस दिन मेरे बेटे का ब्याह हुआ, आपकी बेटी
मेरे घर में आई है तब से मेरे घर की बरकत बंद हो गई है। बड़े अशुभ कदम हैं आपकी बेटी के। मेरा बेटा बहुत मेहनत करता था, लेकिन ब्याह के बाद तो काम करना ही बंद कर दिया है। मेरे छोटे छोटे पोते पोतियों से काम करवाती है। और क्या बताऊं आपको, आपने तो हमें ठग लिया। शादी से पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मेरी बेटी ऐसी है वैसी है, लेकिन देख लिया 6 महीने में उसका असली रंग। वह कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। सास ससुर के मुंह से सारी बातें सुनकर श्रेया के पापा ने सर झुका लिया। ठीक है, हमें जो कहना था वह कह दिया। अब आपकी बिटिया से जो बात करनी है कर लीजिए। ससुर जी ने कहा तो पापा ने उसे आवाज़ लगाई। वह तुरंत निकलकर पापा के पास आ गई। गुस्से में होने के कारण उनकी आंखें लाल हो चुकी थीं, जिसे देखकर वह सहम गई। बेटा, मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारे सास ससुर क्या बोल रहे हैं तुम्हारे बारे में? ऐसा क्यों करती हो बेटा? मैंने तुम्हारी माँ ने क्या सिखाया समझाया नहीं? बेटा, यह तुम्हारा ससुराल है। यहाँ हर कदम सोच समझ कर उठाओ और बोलो। इतनी पढ़ी लिखी हो फिर भी इतनी समझ नहीं है। तुम अपने माँ के दिए संस्कार भूल गई। मैं तो सोच रहा था कि मेरी बिटिया अपने व्यवहार से ससुराल में सबका दिल जीत लेगी, मुझे गौरवान्वित करेगी, लेकिन आज यह सब सुनकर बहुत दुख हो रहा है, बड़ी शर्मिंदगी हो रही है। पापा की बातें सुनकर श्रेया ने नजरें झुका लीं और सिसकियां निकल पड़ीं। ठीक है बेटा, अभी तो तुमने जीवन की शुरुआत की है, थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं। चलो, अब तक जो भी गलतियां हुई हैं उनके लिए माफ़ी मांग लो। आगे से कोशिश करना कि दोबारा ऐसी गलती ना हो। समधी जी, मैं दोनों हाथ जोड़कर आग्रह करता हूँ, कृपया मेरी बच्ची का बचपना समझकर उसे माफ़ कर दीजिए। आगे से फिर ऐसी गलती नहीं करेगी। मैं जानता हूँ यह थोड़ी तुनक मिजाज है, पर दिल की साफ है। पापा की बातें सुनकर सास ससुर ने एक शब्द भी नहीं कहा, बस मुंह मोड़कर गुस्से में उसकी ओर देखने लगे। पापा जी बोले, चलो बेटा, मेरे सामने ही माफ़ी मांग लो। श्रेया ने कहा, पापा पहले मेरी बात सुन लीजिए। अब की बार पापा ने गुस्से से कहा, तुम्हारी बातें क्या सुनूं बेटा, पहले मैंने जो कहा वह करो। चलो माफ़ी मांगो अपने सास ससुर से। श्रेया ने कहा, सॉरी पापा, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। देखा क्या बदतमीज़ लड़की है, अपने ससुराल में नाक कटा दी, फिर भी इसे अपनी गलती का एहसास नहीं। पापा ने अब की बार गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। यह सुनकर श्रेया ने कहा, पापा भला आप एक तरफ की बातें सुनकर कैसे फैसला सुना सकते हैं? माफ़ी मांगने के लिए आप सिर्फ मेरे सास ससुर की बातें सुनकर मुझे डांट रहे हैं। एक बार आपने क्यों नहीं पूछा कि बेटा तुम्हें भी कुछ कहना है? अगर मेरी गलती है तो भी मुझे अपनी बात रखने का हक है। आप पहले मेरी पूरी बात सुनिए, फिर आपका जो फैसला होगा वह मैं पूरी तरह से मानने को तैयार हूँ। पापा जी गुस्से से उसकी तरफ देखने लगे। हाँ पापा, दीदी सही कह रही है, एक बार आप उसकी बात सुन लीजिए, तब अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि आखिर क्या बात है। उसके भाई ने कहा तो पापा बोले, अच्छा चलो ठीक है, बोलो। श्रेया बोलना शुरू करे इससे पहले उसके सास ससुर उठकर जाने लगे तो उसने कहा, मम्मी पापा आप दोनों यहीं बैठे रहो, क्योंकि मैं जो कुछ कहना चाहती हूँ वह आप दोनों के सामने ही कहूँगी। ठीक है, बोलो। सास ससुर दोनों ने उसे एक बार घूर कर देखा और वापस बैठ गए। बोलो जो बोलना है। वह वहीं नीचे ज़मीन पर बैठ गई।
यह देखकर उसका भाई उठ खड़ा हुआ और अपना चेयर उसे देकर बैठने के लिए कहा। नहीं भाई, मैं नीचे ही ठीक हूँ। मेरे ससुराल में यही नियम है कि जब तक घर के बड़े लोग सोफ़ा और चेयर पर बैठे हों तब हमें उनके बराबरी में नहीं बल्कि नीचे ज़मीन पर बैठना है। यह सुनकर सास ससुर उसे घूरने लगे और पापा आश्चर्य से उन्हें देखने लगे। सबसे पहले आप यह बताइए कि जब उन्होंने इतना सब कुछ कहा मेरे बारे में, तब आपने एक बार यह क्यों नहीं पूछा कि आखिर मैंने क्या गलती की है। पापा और भाई के साथ मेरे सास ससुर भी मेरी तरफ देखने लगे। ठीक है, उन्होंने नहीं बताया तो ना सही, चलो मैं बताती हूँ सारी बातें। इन्होंने लिहाज वाली बात कही क्योंकि आप जानते हैं कि पगफेरे लेने के बाद जब मैं यहाँ आई तो मुझे लगा कि काफ़ी पढ़ी लिखी फैमिली है, तो यह सब जरा खुले विचारों के होंगे, आधुनिक सोच वाले होंगे। इसलिए मैंने जेठ जी और पापा जी से घूंघट नहीं किया। उनसे मैं बहुत सामान्य होकर बात करने लगी, जो उन्हें नहीं भाया। परंतु यह बात उन्होंने मुझे प्यार से नहीं कहा, तब भी बहुत बुरा भला कहा। तेरी माँ ने इतना भी नहीं सिखाया कि ससुर और जेठ से घूंघट किया जाता है। घर में तुम सबसे छोटी हो, इसलिए हमेशा सिर पर पल्लू लेकर रहोगी। तब मैंने कहा कि जब जेठ जी को भैया और ससुर जी को पापा कहती हूँ तो भला दोनों से घूंघट करने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने तब भी मुझे बहुत सुनाया, आपके संस्कार और परवरिश पर न जाने क्या क्या कहा। मुझे बहुत बुरा लगा, पर मैंने एक बार भी जवाब नहीं दिया और न ही कभी सिर से पल्लू हटने दिया। रही बात उनके बेटे का नाम लेने की, तो मैं शुरुआती दिनों में उन्हें नाम लेकर बुलाती थी, पर इसके लिए उन्होंने मुझे बहुत डांटा। जैसा आज उन्होंने कहा कि क्या आपकी पत्नी आपका नाम लेकर बुलाती है, ठीक वैसे ही उस दिन कहा, क्या तेरी मम्मी तेरे पापा का नाम लेकर बुलाती हैं। मैंने उसी दिन से उन्हें नाम लेकर बुलाना छोड़ दिया। पर आप सबको एक बात बता दूं, इनकी बेटी यानी मेरी ननद इन दोनों के सामने अपने पति को नाम से बुलाती है और आप नहीं तुम कहकर बुलाती है। तब यह दोनों हंसते रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। तो फिर क्या संस्कार और नियम कायदे सिर्फ बहू के लिए हैं। तुम क्या बोल रही हो बहू? मम्मी, मुझे बोलने दीजिए। आप जब बोल रही थीं तो मैंने एक बार भी कुछ नहीं कहा, तो प्लीज़ मुझे भी अपनी बातें कहने दीजिए, मुझे मत रोकिए। उसकी बात सुनकर सास मुंह बनाकर चुप हो गईं। अब रही बात इनके बेटे के काम करने की, तो इनका कहना है कि शादी के बाद इनका बेटा कमज़ोर हो गया है, तो यह सरासर गलत है। बात यह है कि वह पहले से ही कमज़ोर है, सिर्फ कुछ घंटे के लिए दुकान पर बैठते हैं, बाकी पूरा समय बाहर घूमना, दोस्तों के साथ पार्टी करना, देर रात को घर लौटना और सुबह देर तक सोना उनकी आदतों में शामिल है। ज़बरदस्ती उसका दोष मेरे ऊपर मढ़ रहे हैं। रही बात बरकत की, तो हो सकता है कि दुकान न चलने की वजह इनके बेटे का ध्यान न देना, मार्केट में हो रहे उतार चढ़ाव, लोगों का ऑनलाइन और मॉल से शॉपिंग करना, इन सब का असर होता है। तो इसके लिए मैं जिम्मेदार कैसे हो गई, मेरे कदम अशुभ कैसे हो गए। ये कहते हैं कि आपने ठग लिया, पर असल में इन्होंने हमें ठग लिया। शादी से पहले हमें कहा गया था कि बिजनेस मेरे बेटे का है, वही सब देखता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। एक नंबर के आलसी, लापरवाह, काम से जी चुराने वाला इंसान है इनका बेटा। अच्छा ठीक है, अब बस कर, चुप हो जा। समझ गया मैं, सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है। नहीं पापा, मैं चुप नहीं रहूँगी, आपको मेरी पूरी बात सुननी होगी।
नहीं तो मैं ससुराल और मायके दोनों की नज़र में बुरी बन जाऊंगी, दोषी ठहरा दी जाऊंगी। भाई ने कहा, हाँ पापा, दीदी को अपनी बातें कहने दीजिए। पापा, मैं आपसे इतना लड़ झगड़ कर बाहर पढ़ने गई, कितनी मुश्किलों से मैंने MBA किया, परंतु यहाँ पर नौकरी करने के लिए मुझे रोका गया। मैं तब भी एक बार भी जिद नहीं की। मैंने तो यही सोचा कि जीवन भर तो नौकरी करनी है, कुछ वक्त सबके साथ बिताना भी ज़रूरी है, तो फिर मैं घमंडी कैसे हूँ। ये अक्सर मुझसे कहते हैं कि तुझे अपनी पढ़ाई का बहुत घमंड है। रही बात बच्चों से काम कराने की, तो बस एक दिन मैंने खाते समय रोमी से पानी मांग लिया। इसके लिए भी इन्होंने बहुत सुनाया कि मैं काम चोर हूँ। फिर बच्चों को सिखा दिया कि आइंदा मेरा काम ना करें। उसके बाद मैंने बच्चों से कोई काम नहीं करवाया। पहली बार जब मैंने देखा कि मेरी जेठानी सबसे पीछे खाती हैं, तो मैं जानबूझकर इन सबके साथ उनकी भी थाली लगा दी। जानते हैं, मेरी सास ने परोसी हुई थाली रखवा दी और कहने लगी कि हमारे घर में यह नियम नहीं है, तुम दोनों जेठानी देवरानी पीछे खाना। भला कोई ऐसा करता है क्या? पापा, आप तो मुझे जानते हैं, मैं दादी के पुराने ख्यालात और सोच के लिए कितनी बार उलझ जाती थी, परंतु मैं यहाँ किसी से उलझी नहीं। पर हाँ, मैंने अपनी बातें जरूर रखी। आप इनसे पूछिए कि इनके घर के नियम कायदे मैंने अपनाए हैं या नहीं। जिस चीज़ के लिए मना कर दिया, क्या मैंने उसे दोहराया? इनकी नज़र में जब और जहाँ गलती हुई, हर बार माफ़ी मांगी। फिर कैसे मैं घमंडी और संस्कारहीन हूँ, कैसे मुझे किसी का लिहाज नहीं। फिर वही बातें दोहराना, मतलब इनके मन में मेरे लिए जो गुस्सा था, खुन्नस थी, वह आपकी बेइज्जती करके निकालना था। अब पापा की नाराज़गी कम हो रही थी। वह उसके सास ससुर से कुछ पूछने लगे, तब तक उसने कहा, नहीं पापा, अभी रुकिए, मुझे और भी कुछ कहना है। इधर दरवाजे के कोने में खड़ी जेठानी का रो रो कर बुरा हाल था। पता नहीं, शायद उन्हें अपनी पिछली बात याद आ रही थी या कुछ और बात थी। जेठानी का रोना देखकर उसे इतना समझ में आ गया था कि शायद उनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो या इससे भी कहीं ज़्यादा। हाँ पापा, इन्होंने कहा मेरी जेठानी बहुत संस्कारी हैं। तो हाँ, वह सच में संस्कारी हैं, पर ये संस्कार उनके माँ बाप के दिए हैं। इन्होंने तो सिर्फ सताया है। यह तुम क्या बोल रही हो? मैंने क्या सताया है? बड़ी बहू, जरा बाहर निकलो, तुम ही बताओ इन्हें कब से क्या क्या कह रही है। जबरदस्ती हम लोगों के ऊपर झूठ मूठ का इल्जाम लगा रही है। वह क्या बोलेंगी? देखकर तो लगता नहीं कि वह कभी मुंह खोलेंगी। आप सबने बहुत किया है। उसकी बातें सुनकर सासू माँ बौखला गईं। अरे, तुझे आए 6 महीने हुए हैं और तू सब जान गई है। इसे हमने सताया? तू ज़्यादा और गलत इल्ज़ाम लगा रही है। मैं गलत इल्ज़ाम लगा रही हूँ तो आप ही बताइए, क्या कभी उन्हें खुलकर जीने दिया, बोलने दिया, एहसास होने दिया कि तुम भी इसी घर की सदस्य हो? यह तुम्हारा घर भी है, तुम अपने हिसाब से रह सकती हो। आपको पता है पापा, किसी काम में देरी हो जाएगी या गलती हो जाए तो तुरंत कहती हैं कि तुम्हारा घर नहीं है, अच्छे से काम करो, अच्छे से संभालो। बाकी किसी अच्छे काम के लिए, कुछ करने के लिए अपनी बेटी दामाद से राय लेते हैं। घर के किसी भी निर्णय में हम दोनों को नहीं, लेकिन अपनी बेटी दामाद को जरूर शामिल करते हैं, और अंत में होता भी वही है जो इनकी बेटी दामाद कहें। ये तो अपने दोनों बेटों से भी बस नाम के लिए पूछते हैं। उनकी राय कभी कोई मायने नहीं रखती। हम लोग पूरा दिन कितना भी कर लें, एक बार
तारीफ के बोल नहीं निकलते। जब भी खाना खाने बैठो किसी न किसी बहाने थाली जरूर देखने आ जाती हैं। कहीं हम अपने लिए ज़्यादा दाल सब्जी तो नहीं रख लिए या कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं बना लिया हमने। हम बहुएं घर में कब सोएंगे, कब उठेंगे, कब खाएंगे, कब बाहर जाएंगे, कितनी देर के लिए जाएंगे, कितने दिनों के लिए मायके जाएंगे, कब वापस आएंगे, यह सब यही तय करेंगे। यहाँ तक कि हम किस रंग के कपड़े पहनेंगे यही तय करेंगे। और हम मान भी जाते हैं और तब भी यह कहती हैं कि मैं उनकी बात नहीं सुनती और सिर्फ इनकी वजह से घर टिका हुआ है। कैसे पापा, सिर्फ इनकी वजह से यह घर चल रहा है? बहुत हो गया, तुम अब ज़्यादा बोल रही हो। बस समधन जी, बोलने दीजिए। बस यही तो मेरी बेटी की खासियत है कि गलती रही तो स्वीकार करती है, अगर गलती ना रहे तो फिर डरती तो यह अपने बाप से भी नहीं, यानी कि मुझसे भी उलझ पड़ती है। पापा, यह सब तो बस मैंने इनके इल्ज़ाम का जवाब दिया है। इसके अलावा इन्होंने मेरे साथ क्या किया है बताती हूँ। बस कर बेटा, चुप हो जा, अब और कुछ नहीं सुनना मुझे। यह सुनकर शायद मैं बर्दाश्त न कर पाऊँ। ठीक है, बाकी सब नहीं, एक बात बता देती हूँ। जब से मेरी सास को पता चला कि मैंने बाहर अकेली रहकर पढ़ाई पूरी की है, तब से हर बात को ऐसे घुमा फिरा कर मुझसे पूछती हैं ताकि मैं स्वीकार करूं कि शादी से पहले मेरा किसी के साथ अफेयर था और यह मेरे चरित्र पर उंगलियां उठा सकें। सुनते ही पापा की आंखों में खून उतर आया। उसकी सास भी काफ़ी सकपका गईं। कैसे लोग हैं, आपकी कैसी सोच है? मैंने तो सोचा पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ा नाम है, रुतबा है, तो सोच भी अच्छी होगी, मेरी बेटी सुखी रहेगी। लेकिन इतनी घटिया सोच है आपकी। पता होता तो मैं अपनी बेटी कभी भी इस घर में नहीं ब्याहता। अभी के अभी चल बेटा यहाँ से। तुमने इतना कुछ बोला है, अब अगर इस घर में रही तो तेरी बहुत दुर्गति होगी, क्योंकि इन्हें बहू नहीं कठपुतली चाहिए जो इनके इशारे पर नाचे। हाँ पापा, आपने सही कहा, और मैं कुछ दिनों के लिए नहीं हमेशा के लिए जाऊंगी। तभी अचानक उसे खांसी शुरू हुई और उल्टियाँ होने लगीं, शायद लगातार बोलने और रोने की वजह से। परंतु जब उल्टी बंद नहीं हुई और वह चक्कर खाकर गिर गई, तब उसे डॉक्टर के पास ले गए। सास ने उसे नौटंकी मात्र ही समझा। उसे पता चला कि वह 2 महीने की प्रेग्नेंट है। सिर्फ जेठानी ने उसे बधाई दी, बाकी कोई खुश नहीं हुआ। यहाँ तक कि पति का व्यवहार भी सामान्य रहा। श्रेया वहीं से मायके चली गई। इस बीच सास या ससुर दोनों में से किसी ने एक फ़ोन तक नहीं किया। बस जेठानी छुपाकर 1-2 बार बात की। हाँ, उस समय उसके पति ने साथ दिया। तय समय पर उसने एक बेटे को जन्म दिया। श्रेया के पापा ने यह खुशखबरी उसके सास ससुर को बताई कि पोता हुआ है। फिर भी कोई नहीं आया। हाँ, उसके जेठ जी ने कुछ पैसे उसके अकाउंट में भेज दिए और कहा कि बच्चे के लिए ज़रूरत की चीज़ें ले लेना। जो लोग उसे पसंद नहीं करते वह सब ताने देने लगे। सारी जिंदगी घर पर बैठी रहेगी, इतनी जुबान चलती है कि भला ससुराल में कैसे रह पाएगी, कितनी छूट दे रखी है, भला बेटियां इतना जुबान चलाती हैं। यह सब उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर माँ के काफ़ी समझाने के बाद वह शांत रही। बच्चा अब 3 महीने का हो गया तो उसके पति ने कहा, चलो अब अपने घर चलते हैं। बच्चे को देखकर मम्मी पापा की सारी नाराज़गी दूर हो जाएगी। श्रेया को भी लगा कि हाँ, यह ठीक कह रहे हैं। यह सोचकर वह वापस ससुराल आ गई।
परंतु यहाँ पर उसके सास ससुर उससे बात करना तो दूर, बच्चे को भी गोद में नहीं लिया। उसे बहुत तकलीफ हुई, रोना आया। अब तक उसके हस्बैंड को अपनी जिम्मेदारी समझ नहीं आई थी, अच्छे से काम नहीं करते थे। बस इसी बात को लेकर अब उसके सास ससुर उससे बहुत नाराज रहने लगे, जब तब सुनाने लगे और एक दिन घर छोड़कर निकल जाने को कहा। उसके पति को लगा पापा बस यूं ही गुस्से में कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने सच में निकल जाने को कहा तो उसके हस्बैंड रोने लगे कि छोटे बच्चे के साथ कहाँ जाऊंगा। उसके ससुर जी ने कहा, तुम जानो, जहाँ तुम्हारी मर्जी वहाँ जाओ। 6 महीने के बच्चे के साथ वे घर से निकल गए और एक बार फिर वह मायके आ गई। अब उसके हस्बैंड नौकरी ढूंढने लगे। उन्हें नौकरी का अनुभव नहीं था, इसलिए अच्छी नौकरी नहीं मिली। वह करीब 3 साल तक मायके में रह गई। इस बीच में उन्होंने कई नौकरियां पकड़ी और छोड़ी, पर उसके हस्बैंड का मन कहीं नहीं लगा। अंत में जेठ जी को फ़ोन किया, उनसे पैसे मांगे और एक छोटी सी दुकान डाली। श्रेया भी अब जॉब करना शुरू कर दी। धीरे धीरे दुकान में बरकत होने लगी। इस बीच वह दूसरे बच्चे की माँ बन गई। इस बार भी सास ससुर को कहा, लेकिन ना तो कोई आया और ना ही उसे बुलाया। काफ़ी समय बाद अब वह ठीक ठाक जीवन बिता रही है और सब ठीक है, परंतु सास ससुर की नज़र में वह बुरी और संस्कारहीन बहू है। जेठानी उसके घर आ जाती हैं, वह उसे देखते ही रहती हैं। बड़ी हिम्मत वाली हो तुमने कम से कम अपना मुंह तो खोला, विरोध तो किया। मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं। एक दिन श्रेया ने उनसे पूछ लिया, दीदी आप उस दिन इतना क्यों रो रही थीं? उन्होंने ज़्यादा कुछ तो नहीं कहा, बस इतना बताया कि जितना तुम्हारे साथ हुआ है उससे कई गुना मेरे साथ हो चुका है। और तुम्हारे पापा को तो खाना भी खिलाया था, मेरे पापा को तो खाने भी नहीं दिया था इन सब ने। बस इस बात को याद करके रो रही थी। तो फिर आप क्यों इतना संस्कारी बनी रहती हो? क्यों नहीं छोड़ देती? क्यों सबकी इतनी सेवा करती हो? तब जेठानी ने कहा, देखो तुम्हारा कहना सही है, पर मैं सोचती हूँ कि जब शुरू से कुछ नहीं कहा तो अब बोलने का क्या मतलब? वैसे भी जब तुमने जवाब दिया उसके बाद से दोनों काफ़ी शांत हो गए हैं। अब मुझे अपने मन की करने की आज़ादी मिल चुकी है। धन्य हो आप, बहुत बड़ा दिल है आपका, पर हाँ इतना बड़ा दिल मेरा नहीं हो सकता। सुनकर वह हंसने लगी। श्रेया अपने परिवार में सुखी है, परंतु कभी पिछली बातें याद आती हैं तो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि वह पढ़ी लिखी थी, अपना स्टैंड लेना भी जानती थी, तब भी उसके साथ इतना कुछ हुआ। उन बहुओं के साथ क्या होता होगा जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, जो अपने लिए बोल नहीं पाती, विरोध नहीं कर पाती, और हाँ जिनके माँ बाप भी साथ नहीं खड़े होते। वह कितना बर्दाश्त करती होंगी, कितना एडजस्ट करती होंगी, सोचकर परेशान हो जाती है श्रेया। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।